सुंदरबन जंगल में बहुत सारे पंछी मिलजुल कर रहा करते थे और उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत ही मेहनती और दयालु चिड़िया थी। दिन होते ही खाने की तलाश के लिए निकल जाना और शाम होते ही घर वापस आ जाना उसका काम था। उसके पड़ोस में ही बुलबुल चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर मिट्टी का था और इसीलिए गर्मी के मौसम में उसे बहुत ही सुकून मिलता। साथ ही साथ उसके घर के साथ ही उसका स्विमिंग पूल था। चलो बच्चों, अब नहाने का समय हो चुका है। चलो चलो जल्दी से नहाओ। मम्मा, हमें नहीं नहाना। हम तो घर से बाहर भी नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो और इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो, इसीलिए रोज ही तुम लोगों को नहाना चाहिए। और अगर तुम लोग रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लग जाएगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बुलबुल फिर भी जबरदस्ती उन्हें नहलाती थी। बुलबुल ने अपने दोनों बच्चों को बारी बारी नहलाया और इन्हें धूप पर बैठकर सूखने के लिए कहा। चलो, अब मेरा काम शुरू हो जाएगा। जंगल के पंछी एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं अपने बच्चों को नहलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना, एक बच्चा एक बेरी। हाँ हाँ बुलबुल बहन, पता है मुझे। ये लो 2 बेरियां। रानो भी अपने दोनों बच्चों को बार बार नहलाती है। एक एक करके जंगल के सारे पंछियों ने अपने अपने बच्चों को नहलाया। अब लाडो भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी और वो बुलबुल के पास आती है। बोलो लाडो, क्या काम है? बुलबुल बहन, मैंने भी अपने बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, नहला लो, लेकिन तुम्हें पता है, एक बच्चा एक बेरी। अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है बहन। मैं जब पहाड़ी इलाकों पे जाऊंगी तो तब बेरियां लेकर आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बेरियां नहीं तो स्विमिंग पूल में नहलाना भी नहीं। जाओ अब यहाँ से। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो बच्चों, चलते हैं यहाँ से। और फिर वो अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी पर जाएंगे। नदी का पानी बहुत ही साफ और शफाफ होता है। लाडो भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी, लेकिन बेचारी लाडो क्या करती। बेरी का दरख्त ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद था, जबकि वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वहां नहीं जा सकती थी। वो अपने बच्चों को लेकर नदी के पास जाती है और एक एक करके अपने बच्चों को नहलाने लगती है और उसके बाद फिर वो अपने घोंसले में वापस आती है। अरे लाडो, ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? क्या कोई परेशानी है? अरे नहीं कालू भैया, कोई परेशानी नहीं है। सोनू मोनू को बुलबुल के स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो नहाने के बदले में बेरियां मांगती है। अब बेरियां लाने के लिए मुझे बहुत ही दूर पहाड़ों पर जाना पड़ेगा और पीछे सोनू मोनू अकेले हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अकेला छोड़कर भी यहाँ से नहीं जा सकती। बस इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। बस इतनी सी बात? अरे मैं हूँ ना, मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर तुम्हारे लिए बेरियां लेता आऊँगा। वैसे भी मैं वहाँ जाता रहता हूँ। बड़े आए जाने वाले, क्यों आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? यही हर किसी की मदद का ठेका उठाया हुआ है? ना बीवी का ख्याल है ना बच्चे का। आप एक काम करो, सारे पंछियों की मदद को चले जाओ। अरे गोरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। असल में मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। बहुत दिनों से जग्गू सेब मांग रहा है, उसकी मदद तो नहीं की आपने। अब आराम से सीधा सीधा अपने घर चलो, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी मदद करने की। कालू कौवा गोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मी मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहाँ जाने की, मेरा बेटा ऐसे ही साफ सुथरा है। लाडो उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर भूरा कौवा आ जाता है। भूरे ने सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने सभी सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो और तुम पहाड़ों पर जाकर बेरियां ले आओ।
मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। लाडो को भूरे कौवे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे अपने बच्चों को बेरी के बदले में स्विमिंग पूल पर नहलाना भी था। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को भूरे के पास छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन अपने इत्मीनान के लिए वो भूरे कौवे से कहती है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? असल में मुझे भी कई दिनों से बेरी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम आते समय मेरे लिए भी बेरी लेती आना। अच्छा ठीक है, मैं आते समय तुम्हारे लिए भी लेती आऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं अब चलती हूँ। उसके बाद लाडो पहाड़ी इलाकों की तरफ चल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है पहाड़ी इलाकों से हमारे जंगल में तूफान आ रहा है। अच्छा है, ये वहीं कहीं मर जाएगी और फिर मैं इसके 2 बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा और खुद आराम से रहूंगा। लाडो के जाने के बाद भूरा कौवा उसके 2 बच्चों को बाहर कर देता है और घोंसले का दरवाजा बंद कर देता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। इधर लाडो जैसे जैसे आगे बढ़ने, उसी तरह तेज हवा भी बहुत बढ़ने लगी। लगता है मैं इस तेज तूफान में ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी। मगर लाडो चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उड़ना जारी रखती है। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती रहती है कि तभी सामने से मीनू मौसी उड़ती हुई आती है। अरे लाडो, ये क्या कर रही हो? बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है, चलो मेरे साथ। अच्छा मौसी, मैं आई। वो दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। इधर उसके बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वो एक ऐसे पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं जहाँ पर बारिश का पानी कम आ रहा था। उसी पेड़ की डाली में किसी की आवाज आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर भूरा कौवा घोंसले के अंदर आराम से सो रहा होता है। तभी तेज तूफान और तेज हवा के चलते उसका घोंसला गिर जाता है और सीधा नदी के अंदर बह जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है और लाडो वापस अपने बच्चों के पास आती है। लेकिन जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो देखती है तो क्या, उसका घोंसला तो वहाँ था भी नहीं। वो अब हर तरफ खोज करने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है। लाडो, लाडो, हमें बचा लो, मेरा मिट्टी का घर बारिश में धंस गया और हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए लाडो उन्हें गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। लाडो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लाडो बुलबुल को कुछ ना बोलती हुई अपने बच्चों को खोजने लगी कि तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे। माँ, माँ, हम यहाँ पर हैं। लाडो अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग कहाँ पर चले गए थे? माँ, आपके जाते ही उस भूरे अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और हम यहाँ पर आ गए और फिर इन अंकल ने हमें सुरक्षित जगह पर रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को आसरा ना देते तो आज मेरे बच्चे मेरे पास ना होते। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर सारे पंछी मिलकर जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाते हैं, जहाँ पर सारे पंछी और उनके बच्चे नहलाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तुम सब डरपोकों, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम सब देखते रह गए और वो जालिम चील मेरी सुनहरी को उठा कर ले गया। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। आज ये बुरा समय मुझ पर आया है, लेकिन कल ये समय किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जाऊंगी और उस जालिम चील से अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। मेरा दिल कहता है मेरी सुनहरी जिंदा होगी। मैं उन पहाड़ों से अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। क्या हो गया है टुनटुनी चिड़िया तुम्हें? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि चील कभी किसी बच्चे को उठाकर लेकर गया हो और वो बच्चा जिंदा हो? लेकिन कालू भैया, मेरी ममता इस बात को तस्लीम नहीं करती। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगी। लगता है टुनटुनी चिड़िया की सोच पर गहरा असर हुआ है। अब इसकी सोच काम नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं? बेहतर है इसे न रोका जाए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ हरी घास के घर में रहती थी।
उसकी बेटी को चील उठाकर ले गई थी। सभी कहते थे कि उसकी बेटी को चील मारकर खा गए हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करती। न जाने क्यों उसका दिल ये कह रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अकेली ही अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ चलने लगती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन सफर करने की वजह से वो बहुत थक भी जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। सुबह से अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ के शाम होने को आई है और मैं इस जंगल में किसी को नहीं जानती। अब मैं कहाँ रहूंगी? जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी नजर नीचे पड़े हरी घास पर पड़ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी माँ ने तो मुझे हरी घास के घोंसला बनाना सिखाया था। अपने जंगल में भी तो मैं हरी घास के घोंसले में ही रहती हूँ, यहाँ भी हरी घास के घोंसला बनाकर ही रह लेती हूँ। ये कहकर वो नीचे पड़े हरी घास से अपना हरी घास का घर बनाने लगती है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो बहुत ही सुंदर सा घर बनाने में कामयाब हो जाती है। उसके इस घर के पास ही बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। वो टुनटुनी के पास आता है। चिड़िया बहन, लगता है किसी और जंगल से आई हो, इसीलिए तुमने अपना इतनी मेहनत से हरी घास का घर बनाया है। हाँ कबूतर भैया, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। आज सुबह जालिम चील मेरी बच्ची को उठा कर ले गया, इसीलिए मैं अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसीलिए मैंने अपने लिए घास का घर बनाया, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। चिड़िया बहन, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, पर वो जालिम चील तो नन्ही चिड़िया को खा गया होगा। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है मेरी नन्ही परी जिंदा है। चिड़िया बहन, काश ऐसा ही हो। इस जंगल में जालिम चील कुछ दिनों पहले मेरे बच्चे को भी ले गया है। ऐसे ना कहें बंटी जी, आप मेरे साथ मेरे हरी घास में चलें ताकि आप उस जालिम चील को ढूंढने में मेरी मदद कर सकें। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ चिड़िया के हरी घास के घर में चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा दर्द हम समझते हैं और ये दर्द हमने भी सहा है, मगर मैं बहुत अफसोस से कहती हूँ, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा नहीं होगी। प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा होगी। चिड़िया बहन, अगर आपकी बेटी जिंदा भी है तो आप उस जालिम चील का मुकाबला कैसे करेंगी और अपनी बेटी को उसके चंगुल से कैसे आजाद करेंगी? मैं उसका मुकाबला करूंगी। मैं मर भी गई तो तब तक मैं उसका मुकाबला करती रहूंगी, जब तक मैं अपनी बेटी को उसके चंगुल से आजाद नहीं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, फिर हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद को चलते हैं। सुबह होते ही वो तीनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा करो, तुम लोग इधर ही बैठो और मैं जरा चील का ठिकाना देख कर आता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर चीलों के अड्डों पर पहुँच जाता है। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? उस चिड़िया की बेटी तो वाकई में जिंदा है। उसकी ममता तो सच्ची थी। अभी जाकर बता कर आता हूँ। बंटी कबूतर जल्दी से वापस आता है और टुनटुनी को बताता है। चिड़िया बहन, तुम्हारी ममता बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारी बेटी अब तक जिंदा है। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। वहाँ 2 चील बैठे हैं। चलो अपनी बेटी को बचा लो। ये कहकर वो तीनों चुपके से वहाँ जाते हैं। वो देखो, मेरी बेटी सुनहरी जिंदा है। मेरा दिल कहता था मेरी बच्ची जिंदा है। चिड़िया बहन, आहिस्ता बोलो, कहीं वो हमारी बात न सुन ले। फिर वो टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी को एक प्लान बताता है और उन चीलों के पास जाता है। बेशरम चील, दूसरों के बच्चों की जान लेकर अपने बच्चों को शिकार सिखा रही हो। ये कितनी गलत बात है। हे कबूतर, तुम यहाँ लगता है अपने बच्चे की मौत का गम भूल गए हो, तभी तो यहाँ आए हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? रुको, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील बंटी कबूतर पर हमला करता है। जैसे ही वो बंटी कबूतर के पास आता है, बंटी कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतरी उस पर पत्थर फेंक देते हैं। सीधा जाकर चील के सर पर लगता है और बाकी के चील डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और टुनटुनी को अपनी बेटी सुनहरी मिल जाती है। मेरी बेटी सुनहरी, तुम ठीक तो हो ना? टुनटुनी, हमें तुम्हारी ममता पर गर्व है। हम भी अपने बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन तुम्हें यकीन था और तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए आई हो। जो तुमने किया वो हम भी न कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ। बबली बहन, बंटी कबूतर, अगर आप लोग ना होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने जो हरी घास का घर बनाया है वो आप लोग रख लीजिए, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम में हरी घास का घर बहुत ही अच्छा होता है। आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से लेकर अपने जंगल में चली जाती है। अरे टुनटुनी बहन, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। हमें तो लगता था तुम अपनी जान से जाओगी, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को भी साथ ले आई हो। कालू भैया, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही वापस नहीं लेकर आई, बल्कि उस जालिम चील को भी मार कर आई हूँ, ताकि वो किसी और बच्चे को न उठा सके। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी अपने हरी घास के घर में रहने लगती है।